सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किलायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे निजी क्षेत्र में कौन से व्यवसाय आते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में कौन से व्यवसाय आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो चलिए शुरू कर लेते हैं निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम जो है वो क्या सीख चुके हैं, निजी क्षेत्र का अर्थ और उसकी विशेषताएं हमने पार्ट नंबर 1 में सीखी थी। निजी उपक्रम के प्रारूप हमने पढ़ लिए थे। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ एवं विशेषताएं हमने जान ली थी। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रारूप हम समझ चुके हैं। विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी भी हमने पिछले पार्ट में पढ़ ली थी। अब सेकंड पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं, सार्वजनिक उपक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। साथ ही साथ हम सार्वजनिक और निजी उपक्रमों में भी अंतर जानने का हम प्रयास करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका के ऊपर हम चर्चा करेंगे और अपने ऑनलाइन आज की क्लास का समापन करेंगे हम मिश्रित क्षेत्र नामक टॉपिक को पढ़कर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले जो कॉलम दिया गया है उसमें है अंतर का आधार। उसी के बेस पर हम जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी में डिफरेंशिएट करने का हम जो है वो प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले स्थापना। तो विभागीय उपक्रम जो है वो सरकार द्वारा एक सरकारी विभाग के रूप में की जाती है। सार्वजनिक निगम जो है वो संसद या फिर राज्य विधानसभा के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है इसकी स्थापना। और सरकारी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार जो है वो की जाती है। फिर उसके बाद अगर हम स्वामित्व की हम बात करें, ऑनरशिप की, तो विभागीय उपक्रम अनिवार्यतः पूर्ण सरकारी स्वामित्व जो है वो होता है। सार्वजनिक निगम की अगर हम बात करें तो अनिवार्यतः पूर्ण सरकारी स्वामित्व होता है। और अगर हम सरकारी कंपनी की बात करें तो कम से कम 51% सरकारी स्वामित्व जो है वो होना चाहिए। तो हम जो है विभागीय उपक्रम और सार्वजनिक उपक्रम दोनों में ही स्वामित्व जो है वो पूर्ण रूप से सरकार के पास होता है। जबकि अगर हम सरकारी कंपनी की बात करें तो कम से कम कुल पूंजी का 51% भाग जो है वो सरकारी स्वामित्व का होना चाहिए। फिर अगर हम प्रबंध की बात करें तो विभागीय उपक्रम संबंधित मंत्रालय के द्वारा प्रबंध किया जाता है। सार्वजनिक निगम सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों के द्वारा किया जाता है। वहीं सरकारी कंपनी की अगर हम बात करें तो निजी व्यक्ति भी संचालक जो है वो हो सकता है। फिर वित्त संसाधन की अगर हम बात करें, फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा, तो विभागीय उपक्रम में पूर्णतः सरकार द्वारा सामान्य बजट के माध्यम से जनता से ऋण लेने पर प्रतिबंध होता है। तो पूर्ण रूप से सरकार जो है वो वित्त की जो है वो प्रबंध करती है। फिर सार्वजनिक निगम की हम बात करें तो पूर्ण सरकारी पूंजी लेकिन जनता से ऋण लेने पर प्रतिबंध नहीं होता। विभागीय उपक्रम में जनता से हम कुछ नहीं ले सकते, जबकि सार्वजनिक निगम की अगर हम बात करें तो जनता से ऋण लिया जा सकता है। फिर सरकारी कंपनी की हम बात करें तो सरकार व जनता दोनों से पूंजी व ऋण प्राप्त किया जा सकता है। तो ये फाइनेंसिंग वाला पॉइंट हो गया हमारा वित्त का। फिर अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां, भर्ती, स्टाफ कहां से आएगा। विभागीय उपक्रम की बात करें तो सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के रूप में होते हैं, मतलब सरकार जो है इनको रिक्रूट करती है। फिर अगर हम सार्वजनिक निगम की बात करें तो नियुक्तियां निगमों द्वारा स्वयं के नियमों के आधार पर की जाती हैं, अर्थात स्टाफ सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है। तो जो निगम बना दिया वो अपने नियम बनाकर जो है वो स्टाफ की नियुक्ति कर सकते हैं। फिर सरकारी कंपनी की अगर हम बात करें तो नियुक्तियां कंपनियों द्वारा स्वयं के नियमों के आधार पर की जाती हैं, स्टाफ सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता। तो सिर्फ विभागीय उपक्रम में सिर्फ स्टाफ जो है वो सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। बाकी सार्वजनिक निगम और कंपनी निगम में स्टाफ जो है वो सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं करता, बल्कि उनके द्वारा स्वयं बनाए गए नियमों पर ही जो है वो कार्य करता है। ठीक है, उससे अगला पॉइंट आ जाता है हमारा पृथक वैधानिक अस्तित्व। तो अगर हम वैधानिक उपक्रम की हम बात करें तो पृथक वैधानिक अस्तित्व इसके अंदर नहीं पाया जाता है। हमने अकाउंटेंसी में ये पढ़ा है कि जब हम कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो उसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, लेकिन विभागीय उपक्रम में ऐसा नहीं है।
वहीं अगर हम सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी की हम बात करें तो दोनों में ही पृथक वैधानिक अस्तित्व पाया जाता है। इसके बारे में हमने पार्ट नंबर 1 में डिटेल में चर्चा की थी। फिर उसके बाद में 7वां पॉइंट हमारा प्रशासनिक स्वतंत्रता। तो विभागीय उपक्रम में प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि ये मंत्रालय के द्वारा जो है वो, सरकार द्वारा जो भी मंत्रालय बनाएंगे उनके द्वारा जो है वो चलाया जाता है। वहीं सार्वजनिक निगम में कुछ प्रशासनिक स्वतंत्रता पाई जाती है, और कंपनी की अगर हम बात करें तो अधिक प्रशासनिक स्वतंत्रता जो है वो कंपनी में पाई जाती है। स्वतंत्रता का मतलब किस तरीके से हमें जो है वो व्यवसाय को चलाना है। फिर अगर हम उपयोगिता की बात करें हम, तो विभागीय उपक्रम जहां गोपनीयता आवश्यक हो व निजी भागीदारी शून्य हो, वहां पर विभागीय उपक्रम जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। वहीं अगर हम सार्वजनिक निगम की बात करें, जहां सार्वजनिक हित सबसे ऊपर हो और अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, तो फिर सार्वजनिक निगम की स्थापना की जाती है। वहीं सरकारी कंपनी की बात करें तो विशेषकर जहां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना हो, जहां पर लाभ प्रॉफिट कमाना जो है वो मुख्य उद्देश्य हो, वहां पर हम कंपनियां स्थापित करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो इसमें पिछली वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ले लिए थे, आपका फीडबैक मुझे मिल गया। विभागीय उपक्रम की अगर हम बात करें तो डाक तार विभाग हो गया, पोस्टल जो डिपार्टमेंट हमारा, भारतीय रेलवे हो गया, युद्ध इत्यादि की सामग्री के जो कारखाने हो गए, इस प्रकार के जो है वो विभागीय उपक्रम में आते हैं। वहीं अगर हम सार्वजनिक निगम की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, IDBI बैंक हो गया, ONGC इत्यादि, ये इसके उदाहरण हैं। आप इन सभी उदाहरणों को जरूर याद करें और लिखें प्रश्न में। फिर अगर हम कंपनी की बात करें तो HMT, HLC, STC, कोयल इंडिया इत्यादि, ये सारे के सारे जो है वो उदाहरण हमारे जो है वो सरकारी कंपनी के। तो उदाहरण सहित हम जो है वो इन चीज़ों को जो है वो याद करके आसानी से जो है वो अपना प्रश्न जो है जो हमने अटेम्प्ट करना है उसको हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए, तो ये हमारा जो है वो जो हमने तुलना कर ली, हमने जो तीनों पढ़े थे। अब जो है वो हमारा पॉइंट आ जाता है सार्वजनिक एवं निजी उपक्रम में अंतर क्या है। चलिए पढ़ते हैं। तो जैसा नाम से भी स्पष्ट हो जाता है, सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व पूर्णतः या अधिकांशतः सरकार का होता है। जैसे हमने डिफरेंशिएट अभी पिछले जो है अभी किया जस्ट, और पार्ट 1 में भी हमने ये पढ़ा था। जबकि निजी उपक्रम में अगर हम बात करें तो पूर्णतः स्वामित्व जो है वो निजी व्यवसायियों का होता है, और सरकार का भी, चाहे राज्य सरकार हो केंद्रीय सरकार, उनका हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन फिर भी हम डिफरेंशिएट जो है वो समझ लेते हैं तो टॉपिक और ज़्यादा आसान हो जाएगा। डिटेल में अगर जाना है तो आप पार्ट 1 जरूर देखें। चलिए, सबसे पहले अंतर का आधार, फिर सार्वजनिक उपक्रम और निजी उपक्रम। अंतर का आधार, उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक उपक्रम मुख्य उद्देश्य समाज को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है, लाभ अर्जित करना जो है वो इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। यदि आवश्यकता हो तो इन्हें हानि की दिशा में भी चलाया जा सकता है। तो मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दूसरा जो उद्देश्य इनका गौण उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक सेवा, गौण उद्देश्य जो है वो इनका लाभ कमाना होता है। वहीं अगर हम निजी उपक्रम की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन फिर भी अगर हम आज के समय की बात करें तो इन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व भी समझा जाने लगा है। तो आज के समय में बदल गई है। जब निजी उपक्रम का कंसेप्ट आया था तो उस समय मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना था इनका। फिर हम स्वामित्व ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक उपक्रम पर स्वामित्व पूर्णतः अथवा आंशिक सरकार का होता है, जबकि निजी उपक्रम की अगर हम बात करें तो पूर्णतः जो है वो स्वामित्व निजी लोगों का होता है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा संगठनों के स्वरूप। तो इसमें अगर हम सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो इसके मुख्य स्वरूप कौन से हैं? विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम और कंपनी निगम, जो जस्ट अभी हमने 2-3 मिनट पहले जो है वो डिफ्रेंशिएट किया था। फिर अगर हम निजी उपक्रम की बात करें तो इनके संगठनों का स्वरूप कैसा होता है? एकल स्वामित्व का होगा, साझेदारी होगा, कंपनी होगा, सहकारी समितियां इत्यादि, जो हमने पिछले पाठों में जो हमने डिटेल में पढ़ा है। चौथा पॉइंट, वित्तीय संसाधन, फाइनेंस, पैसा कहाँ से अरेंज कर सकते हैं? सार्वजनिक उपक्रम संपूर्ण या फिर अधिकतर पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है। वहीं निजी उपक्रम की अगर हम बात करें तो संपूर्ण पूंजी जो है वो निजी विनियोगकर्ताओं के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है। फिर पांचवा पॉइंट, सफलता की कसौटी। तो सार्वजनिक उपक्रम सफलता का आधार इनकी कुशलता है, और कुशलता की लागत में कमी, उत्पादन में वृद्धि, किस्म जो प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे जो उसकी श्रेष्ठता इत्यादि से मापा जाता है। वहीं अगर हम निजी उपक्रम की बात करें तो निजी उपक्रमों की सफलता उसके लाभ की मात्रा से जो है वो हम मापते हैं। लेकिन अब आज के समय में इनके सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व भी जो है वो बढ़ गया है। फिर हमारा छठा पॉइंट इसी के अंदर,
व्यक्तिगत जोखिम। तो सार्वजनिक उपक्रम की अगर हम बात करें तो इनका संचालन व्यक्तिगत नहीं होता, जिसके कारण अनेक महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं अगर हम निजी उपक्रम की बात करें तो इनका संचालन स्वयं स्वामियों के द्वारा अथवा इनकी देखरेख करने में इनके प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। अतः व्यक्तिगत जोखिम के डर से वे संचालन में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। 7वां पॉइंट, स्वायत्तता। सार्वजनिक उपक्रम की अगर हम बात करें तो इन उपक्रमों की संचालन प्रक्रिया के नियमों एवं उपनियमों में बंधे होने के कारण प्रबंधकों की निर्णय लेने की स्वतंत्रता अधिक नहीं होती इसके अंदर। वहीं निजी उपक्रम के संचालन में व्यक्तिगत आधार होने के कारण अथवा प्रबंधकों व स्वामियों का सीधा संबंध होने के कारण निर्णय में कठिनाई नहीं आती और ये अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र होते हैं। फिर 8वां पॉइंट, कार्यक्षेत्र। कहाँ पर कार्य कर सकते हैं ये सार्वजनिक उपक्रम जो है वो सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और अधिक जोखिम वाले और अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले उद्योगों में स्थापित किए जाते हैं। वहीं निजी उपक्रम की अगर हम बात करें तो उसे हर क्षेत्र में लगाया जा सकता है जिसमें अधिक से अधिक लाभ और विकास के अवसर उपलब्ध हों। 9वां पॉइंट हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप। तो अगर हम सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो इसमें अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी होती है इसमें। वहीं निजी क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो ना के बराबर होता है। और हमारा आखिरी पॉइंट 10वां, प्रबंध। तो जो हमारे सार्वजनिक जो उपक्रम है उसमें प्रबंध जो है वो सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारियों की सहायता से सरकारी निर्देशानुसार किया जाता है। वहीं अगर हम निजी उपक्रमों की बात करें तो इनका प्रबंध स्वयं व्यवसाय के स्वामियों द्वारा अथवा अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में बदलती भूमिका के ऊपर। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि सार्वजनिक उपक्रम जो है वो देश के आर्थिक विकास में जो है वो सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ इस प्रकार की बात से भी हम जो है वो मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि इसमें अनेक कमियां भी हैं जो हमने पढ़ ली। अतः देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए इनकी समस्याओं या फिर जो कमियां हमने पढ़ी उनको दूर किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी बात के मद्देनजर वर्तमान में इसके प्रति सरकार का दृष्टिकोण भी लगातार जो है वो बदलता जा रहा है। अब यह माना जाने लगा है कि जितना भी संभव हो सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम कर दिया जाए। इसी प्रयास में सरकार ने अनेक ऐसे उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जो पहले इस जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। कुछ अन्य उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निजी लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कहें तो कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में ही चलाए जा सकते हैं लेकिन घाटे में चल रहे हैं। इनके उत्थान के लिए अधिक निर्णय स्वतंत्रता तथा आवश्यक वित्तीय सुविधाएं प्रदान करके जो है वो समाधान निकाला जा रहा है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचे में आमूल-चूल थोड़े बहुत परिवर्तन जो है वो लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या जो है वो सरकार जो है वो कर रही है। सबसे पहले आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी कर रही है। अगर हम कंपेयर करके देखें तो 1991 से पहले 17 ऐसे उद्योग थे जिनमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही जिन्हें चलाया जा सकता था, जिसकी संख्या वर्तमान में घटकर 3 रह गई है। इसमें कुछ मुख्य नाम है जैसे कि परमाणु शक्ति, हथियार, रेलवे यातायात जो है वो ये सिर्फ ये 3 उद्योग रह गए हैं जिसमें अभी भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को परमिशन नहीं दी गई है। परमाणु शक्ति या हथियार का निर्माण करना और रेलवे यातायात। लेकिन अभी प्रेजेंट में 1-2 महीने के अंदर इस प्रकार का डिसीजन भी आया है कि रेलवे में भी जो है वो निजीकरण की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट में हम डिस्कस करें पेशेवर प्रबंध। सार्वजनिक उपक्रमों में प्रबंधकीय अकुशलता को समाप्त करने के लिए आईएएस अधिकारियों के स्थान पर पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति जो है वो अब की जाने लगी है। तो ये भी एक समस्या जो थी उसका समाधान निकाला जा रहा है। फिर MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, इस अवधारणा को लागू किया जा रहा है। इस अवधारणा के अंतर्गत सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निष्पादन लक्ष्य परफॉर्मेंस टारगेट जो है वो निर्धारित कर रही है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता भी प्रदान की जा रही है जो हमने इसमें कमी देखी थी एक, तथा वांछित सफलता प्राप्त न होने पर उपक्रम के प्रबंधकों को उत्तरदायित्व स्पष्ट करने के लिए भी कहा जाता है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो MOU के माध्यम से कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्धारण जो है वो अब किया जाने लग गया जो इसके अंदर एक कमी पाई गई थी। फिर सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण।
सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम है। निजीकरण का अभिप्राय सार्वजनिक उपकरणों के स्वामित्व अथवा प्रबंध को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने से है। आजकल विनिवेश डी-इन्वेस्टमेंट के माध्यम से निजीकरण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। विनिवेश का अर्थ सार्वजनिक उपकरणों में सरकारी हिस्सेदारी को निजी उद्योगियों के हाथों में बेचने से है। सरकारी हिस्से को कम करके 26% तक या आवश्यकता पड़ने पर इससे नीचे भी लाया जा सकता है। मुख्य सार्वजनिक उपक्रम जिनका विनिवेश किया गया है उनमें VSNL, MMTC, STC, IBP, PPL, CMC, HTL, NTL, MFIL, बाल्को और मारुति इत्यादि जो है वो इसमें प्रमुख हैं। फिर इसके अलावा औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के द्वारा पुनरुत्थान करना, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयां मतलब जो बिल्कुल घाटे में चल रही हैं उन्हें पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जो है वो लगातार BIFR यानी कि औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का जो है स्थापना की गई है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां बीमार हैं मतलब जो घाटे में चल रही हैं उनको इन्हें सौंप दिया जाता है ताकि इन्हें फिर से पुनरुत्थान इनका किया जा सके। फिर इसके अलावा नेशनल रिन्यूअल फंड का प्रावधान जिसको NRF बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा NRF की जो है वो स्थापना की गई है, नेशनल रिन्यूअल फंड की, जो या तो अतिरिक्त घोषित कर दिए जाते हैं उन कर्मचारियों की सहायता करती है या फिर जो अपनी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनकी सहायता करने के लिए जो है वो ये फंड बनाया गया है। तो ये आज के समय पर जो लगातार सार्वजनिक क्षेत्र की जो है वो भूमिका बदल रही है और बीमार इकाइयों को या फिर जिनमें भी आवश्यकता पड़ती है उनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो बेचा जा रहा है। आज की ऑनलाइन क्लास का आखिरी टॉपिक मिश्रित क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, इसका अभिप्राय क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी को हम मिश्रित क्षेत्र कहते हैं। व्यवसायिक संगठन के स्वरूप मिश्रित क्षेत्र के दुष्प्रभाव का आधार मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार है, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं वो है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन या इसको समझने का प्रयास करें तो निम्नलिखित तरीके से जो है वो अंशों का बंटवारा किया जाता है। सरकार के पास में 26%, निजी उपक्रम के पास में 25% और जनता और वित्तीय संस्था के पास में 49%। तो सर्वप्रथम औद्योगिक नीति 1956 में यह कहते हुए प्रस्तुत की गई थी कि सार्वजनिक हितों के उपक्रमों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा उनकी अंश पूंजी में भागीदारी होनी चाहिए। या फिर हम सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझने का प्रयास करें तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी को हम मिश्रित क्षेत्र कहते हैं। इस तरह के उपकरणों का जो है प्रबंध और संचालन निजी क्षेत्र के हाथों में होता है, लेकिन सरकार संचालन मंडल में अपने प्रतिनिधि मनोनीत कर इन पर नियंत्रण भी रखती है। तो ये रेशो है, सरकार के पास 26% अंश होने चाहिए, निजी उपक्रम के पास 25% अंश होने चाहिए और जनता और वित्तीय संस्थाओं के पास 49% जो है वो अंश होने चाहिए। भारत में मिश्रित क्षेत्र स्थापित करने के प्रमुख उद्योग जो इसका हम बोलते हैं उसके उदाहरण है मद्रास फर्टिलाइजर्स, गुजरात फर्टिलाइजर्स, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मिश्रित जो है वो क्षेत्र के उपक्रम हम इनको कह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की ऑनलाइन क्लास जो कि पार्ट 2 था। पहला पार्ट जो है वो हम जो देख चुके हैं, ये उसी का जो है ना दूसरा पार्ट था। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप सबका धन्यवाद।